नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और मैं मुख्यालय में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में नितिन नबीन ने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया, जिसमें बीजेपी के दिग्गज नेता समेत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि नितिन नबीन दुनिया के सबसे बड़े दल के अध्यक्ष बने। हमने शून्य से शिखर तक का सफर देखा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक संस्कार और एक परिवार है। बीजेपी पद से नहीं प्रक्रिया से चलती है और हमने सत्ता को सुख नहीं सेवा का माध्यम बनाया है। साथ ही नितिन नबीन ने पीएम मोदी समेत सभी दिग्गजों का आभार जताया। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में 22 जनवरी को केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह का हरिद्वार दौरा प्रस्तावित है, जहां वो एक के बाद एक 3 बड़े कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। सबसे पहले वो पतंजलि योगपीठ परिसर में इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद शांतिकुंज स्थित गायत्री तीर्थ पहुंचकर अखंड ज्योति के दर्शन करेंगे। बैरागी द्वीप में आयोजित शताब्दी वर्ष समारोह में भी केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होंगे, जहां माता भगवती देवी शर्मा की जन्म शताब्दी और अखंड दीप शताब्दी वर्ष का भव्य आयोजन होगा। गायत्री परिवार की ओर से आयोजित इस महोत्सव में देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु और विशिष्ट अतिथियों के पहुंचने की संभावना है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर हरिद्वार में सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। देहरादून में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि पहली बार शुरू की गई एकल महिला स्वरोजगार योजना और नंदा गौरा योजना के पात्र लाभार्थियों को फरवरी के पहले सप्ताह में धनराशि वितरित कर दी जाएगी। नंदा गौरा योजना के तहत 6021 नवजात बालिकाओं की सूची तैयार की जा चुकी है। एकल महिला स्वरोजगार योजना में 504 महिलाओं की सूची तैयार है। मंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए 1 लाख सहायता, वृद्ध महिलाओं के लिए नई योजना और गांव-गांव सर्वे की तैयारी की जानकारी दी है। महिला सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं का एक महत्वाकांक्षी योजना है नंदा गौरा योजना, जिसको लेकर आज सभी जनपदों की स्थितियों को समीक्षा की गई है, जिसमें लगभग 11 जनपदों ने अपनी रिपोर्ट जो है वो स्कूटनी करके वो भेज चुके हैं और शेष अभी 2-3 जनपदों के अभी आने हैं। वैसे हमारे यहाँ पर लगभग जो 12वीं पास हमारी छात्राएं हैं उनका 2025-26 का वो लगभग 34,852 की उनकी संख्या पूरे प्रदेश भर के निकल कर आई है। जो हमारे जन्म लेने वाली बालिकाएं हैं वो 6021 जो है वो वर्ष 25-26 के निकल कर आई। उनका भुगतान शीघ्र अतिशीघ्र लगभग 184 करोड़ 49 लाख 9,000 के करीब जो धनराशि है वो भुगतान किया जाना है, जिसको लेकर विभाग के अधिकारियों को आज निर्देशित किया है कि शीघ्र अतिशीघ्र जो है शेष जनपदों के भी जो औपचारिकताएं रह गई हैं, जो उनकी कमेटियों की बैठक होनी है जो रह गई हैं, उसे औपचारिकताओं को पूर्ण कर इनको सभी को हम लोग फेब्रुअरी माह के प्रथम सप्ताह में हम योजना उनके खातों में सीधे सीधे डीबीटी करें, इसकी व्यवस्था करना वो सुनिश्चित करें, ये निर्देश दिए हैं। प्रदेश में सामने आ रहे घोटालों को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि वर्तमान सरकार में अगर किसी प्रकार की अनियमितताएं सामने आती हैं तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाती है। कांग्रेस पर आरोप लगाते उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन का पूरा कार्यकाल ही घोटालों और घपलों से भरा रहा था। आरोप लगाया है कि उस समय मुख्यमंत्री आवास से ही घोटाले संचालित होते थे और तमाम तरीका अवैध टैक्स वसूली की जा रही थी। केंद्र और राज्य दोनों कांग्रेस ने अनेक बड़े घोटाले को अंजाम दिया था और उन्हें दबाने का प्रयास किया। विशेष रूप से आबकारी विभाग का उल्लेख करते हुए कहा कि कांग्रेस शासन में विभाग पूरी तरह घोटालों का पार्ट बन चुका था। वहीं बीजेपी सरकार में अगर किसी स्तर पर आई जाती है तो बड़े बड़े अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाती है। जहां पर भी कहीं पर भी अनियमितता मिली, चाहे हरिद्वार में अनियमितता मिली, देखो IAS अधिकारी सस्पेंड है,
आज जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, अगर युवा कल्याण विभाग में बड़ी हुई है, तो आप देखिएगा कि उसका जो एडीजी था, जो अतिरिक्त महानिदेशक है, उसको निलंबित करने का काम सरकार ने किया है। अन्य अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। निश्चित घोटालेबाजों के लिए इस प्रदेश में कोई स्थान नहीं है। ये धामी जी की सरकार है और यहाँ अगर कोई भी, चाहे बड़ा आदमी हो चाहे छोटा आदमी हो, अगर कहीं पर भी अनियमितता करेगा, वित्तीय अनियमितता करेगा या कोई गड़बड़ी या कोई घोटाला करने का काम करेगा, तो निश्चित रूप से वो दंडित होगा और उसके होगी। वो उसकी परिणति है आज। और कांग्रेस के वक्त में तो इतने बड़े बड़े घोटाले ढके, चाहे केंद्र के स्तर पर हो चाहे राज्य के स्तर पर हो, और कितनों के नाम ले, तमाम चीजें मुख्यमंत्री कार्यालय से घोटाले हो रहे थे, आपके सामने की बातें हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से तमाम तरह के टैक्स वसूल जा रहे थे, ये तो आपके सामने की बात है। आबकारी में कितना बड़ा घोटाला हुआ था कांग्रेस के समय में। और यहाँ अगर कहीं पर भी हल्की भी अनियमितता हो रही है, और निश्चित रूप से बड़े बड़े अधिकारी जेल जा रहे हैं, आईएएस तक जेल गए, पहली बार इतिहास में हुआ है। और यहाँ भी आप निश्चिंत रहिएगा, अगर निश्चित रूप से अगर युवा कल्याण विभाग में जो भी अनियमितता हुई है और जो भी उसमें अपराधी होगा या गड़बड़ी करने वाला अधिकारी होगा, सरकार उसको कसर नहीं बख्शेगी और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हरिद्वार को साफ और सुंदर जिला बनाने के लिए प्रशासन ने महास्वच्छता अभियान चलाया है, जिसको आज पूरे 2 महीने हो चुके हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशों के तहत जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के नेतृत्व में यह अभियान शहरों से लेकर गांवों तक प्रभावी रूप से चलाया जा रहा है। स्वच्छता अभियान को तेज करने के लिए जिला स्तरीय अधिकारियों का विभागवार रोस्टर जारी किया गया है, जिसके तहत 31 जनवरी तक महास्वच्छता अभियान पखवाड़ा चलाया जा रहा है। वहीं प्रशासन ने आमजन से स्वच्छता में सहभागिता निभाने की अपील की है। देखिए, करीबन 2 महीने से माननीय मुख्यमंत्री जी के डायरेक्शन में हम लोग पूरे जनपद में गांव जहां पानी समेत कई बुनियादी सुविधाओं के लिए लोग जूझ रहे हैं, वहीं राज्य के सांसद अपनी निधि का एक बड़ा हिस्सा दूसरे राज्यों में खर्च कर रहे हैं। सूचना के अधिकार में इसका खुलासा हुआ है। आरटीआई से मिले दस्तावेजों के मुताबिक सांसदों ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों में ट्यूबवेल लगवाने, स्कूल और सामुदायिक भवन निर्माण और जल निकासी जैसे कार्यों के लिए 1,28 लाख रुपए आवंटित किए हैं। टिहरी सांसद माला राज लक्ष्मी शाह ने आगरा जिले पर विशेष ध्यान दिया। इस जिले के लिए उन्होंने वित्त वर्ष 2024-25 में कुल 1 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की। और राज्यसभा सांसद ने हरियाणा में स्कूल, कॉलेज, सामुदायिक भवनों के लिए 25 लाख रुपए आवंटित किए। वहीं पूर्व राज्यसभा सांसद तरुण विजय के कार्यकाल 2010 से 16 के दौरान स्वीकृत धनराशि 10 दिसंबर 2025 को आवंटित की गई। उन्होंने गोरखपुर में जल निकासी सड़कों के लिए 3 लाख रुपए स्वीकृत किए थे। इस संबंध में बीजेपी के प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा कि अब देश में नया नियम आ चुका है कि सांसद देश के किसी भी राज्य में सांसद निधि खर्च कर सकते हैं, क्योंकि देश के कई राज्यों में उत्तराखंड के निवासी रहते हैं। हालांकि कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। देखिए, सांसदों का विशेष अधिकार है। 2024 के बाद जो नया नियम आए उसमें सांसद 50 लाख तो प्रति वर्ष अपनी निधि का अन्य राज्यों में, पूरे भारत में कहीं भी खर्च कर सकता है। पहली बात तो हमें क्षेत्रवाद, भाषावाद, इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, छोटी चीजों पर नहीं बांटना चाहिए। लेकिन अगर कांग्रेस इस प्रकार की बात कर रही है तो कांग्रेस के सांसदों ने तो गोवा और महाराष्ट्र तक जो है सांसद निधि दी है, उसके भी आंकड़े आपको मैं दे देता हूँ। लेकिन महारानी और अन्य जो हमारे सांसद हैं, उनके पास उत्तराखंड के जो निवासी हैं, अन्य प्रदेशों में निवास करते हैं,
जब उनकी समस्या वहां नहीं सुनी जाती, तो हर उत्तराखंडी के साथ जो है हम है ना, भाजपा है, इसलिए जो है उन्होंने अपने विकास कार्यों के लिए वहां पे संसद निधि दी थी। कोई नियम नहीं तोड़ा, कोई नियम विरुद्ध नहीं दिया। तो कांग्रेस को इस पर भी ऐतराज है। कांग्रेस इसका मतलब विकास के विरुद्ध है और विकास के खिलाफ। बहुत ही अचंभित कर देने वाली एक खबर छपी है कि उत्तराखंड हमारे प्रदेश के कई सांसद गणों ने अपनी सांसद निधि को प्रदेश के इतर बाहर के राज्यों में खर्च किया है। ये बहुत ही विस्मय की स्थिति है कि प्रदेश के सांसदों की निष्ठा इस प्रदेश में सीमित न होकर अन्य प्रदेशों में भी उनकी निष्ठा जुड़ी हुई है और वो निष्ठा अन्य प्रदेशों के लिए भी प्रदर्शित कर रहे हैं। प्रश्न ये उठता है कि जिस संसदीय क्षेत्र से, जिस प्रदेश से हमारे माननीय सांसद बने हैं, उस प्रदेश की जनता की बहुत उम्मीदें होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं। हमारा प्रदेश ऐसे ही मूलभूत आवश्यकताओं के लिए हमारे प्रदेश के लोग जूझ रहे हैं और ऐसे में हमारे प्रदेश के लोगों के उन मूलभूत आवश्यकताओं को दरकिनार करके, जिसमें कि स्कूलों में कक्षों का निर्माण करना हो, स्कूलों में फर्नीचर की व्यवस्था करना हो, हमारे महिला मंगल दलों को तमाम गांव के अनुरूप आवश्यक जो साधन उपलब्ध कराए जाने होते हैं उनकी बात हो, या फिर कहीं पर छोटी छोटी पेयजल लाइनों की बात हो, कहीं पर किसी अस्पताल में एम्बुलेंस की बात हो, इन सब बातों को दरकिनार करके बाहर के प्रदेशों को सांसद निधि खर्च किया जाना प्रदेश की जनता के साथ धोखा है। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर जन संघर्ष मोर्चा ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विकासनगर में जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष और जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि उत्तराखंड में माफियाओं और बदमाशों का बोलबाला हो गया है। मोर्चा अध्यक्ष ने आरोप लगाए हैं कि प्रदेश में जानलेवा चाइनीज मांझा और नशे का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन पुलिस और प्रशासन आंखें मूंदे बैठा हुआ है। समझ सकते हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं, पूरी की पूरी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो चुकी हैं। और मैं नहीं समझ पा रहा हूं जो हमारे एडीजी हैं लॉ एंड ऑर्डर मिस्टर मुरुगेशन, वो ऑफिस में बैठ करके क्या कर रहे हैं? क्या उनकी जिम्मेदारी ऑफिस में बैठ करके ऑफिस की शोभा बढ़ाना? अरे आप निकलिए तो सही। आज प्रदेश में माफिया राज कायम हो गया, पूरे बदमाशों का साम्राज्य प्रदेश में स्थापित हो गया। तमाम तरह के नशीले कैप्सूल, ड्रग्स, ये जो जानलेवा डोरी पतंग बिक रही है, माफियाओं की इतनी ज्यादा आमद इस प्रदेश में हो चुकी है कि दिन दहाड़े अंजाम दे रहे हैं वारदात को। बताइए, कोई पुलिस का खौफ नहीं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है वो क्या देख रहे हैं? क्या वो उनको, हम तो सरकार से कहेंगे, अगर इन पे हमारा एक तरह से तंज भी है उनके ऊपर कि अगर उनपे लॉ एंड ऑर्डर का काम नहीं समझ रहा तो उनको वीआईपी ट्रीटमेंट बनाना चाहिए। एडीजी वीआईपी ट्रीटमेंट क्या करना है बताइए? अभी कुछ दिन पहले किसान की आत्महत्या वाले प्रकरण में दरोगा की एसीआर लीक होनी, बताइए कितना गंभीर इश्यू है। ये क्या छोटा मोटा काम है? आज पुलिस से ज्यादा जो आप उम्मीद रखते हैं, जो ईमानदार है, उनसे आप रख सकते हैं, लेकिन जो पुलिस लगातार उगाही में लगी हुई है, जो तमाम अपने मन मर्जी के लोगों को जो लूट खसोट करने में माहिर है, वो आज बैठे हुए हैं पदों पर, तो बताइए कैसे काम चलेगा? जिन लोगों के वोट से चुने हुए प्रतिनिधि वैध होकर विधानसभा और संसद की कुर्सियों पर बैठते हैं, वही जनता आज अपनी ही जमीन पर बेगानी है। आखिर क्यों रामनगर के इन 25,000 वोटरों की जिंदगी में अंधेरा छाया हुआ है? क्या दशकों बाद भी इन्हें अपनी ही आंगन में बेदखली का डर सताता है? क्या अशिक्षा इनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है, या फिर सिस्टम ने इन्हें जानबूझकर अंधेरे में रखा? क्या है पूरा मामला, जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए।
दशकों से ये लोग अपनी ही जमीन पर शरणार्थी सा जीवन जीने को मजबूर हैं। वजह सिर्फ इतनी है कि ग्रामीण अशिक्षित थे और सिस्टम ने इन्हें इनके संवैधानिक अधिकारों से जानबूझकर दूर रखा। वन अधिकार अधिनियम 2006 जब आया तो उसमें ऐसे प्रावधान किए गए जिससे कि वनवासियों को मूलभूत सुविधाएं मिल सके। जिन जमीनों पर ये लोग पीढ़ी दर पीढ़ी रहते चले आ रहे हैं उस पे इनको मालिकाना हक मिल सके, लेकिन सरकार और सिस्टम के उदासीन रवैये ने इनको कभी अंधेरे के जीवन से बाहर निकलने का प्रयास ही नहीं किया गया और ना ही के अधिकारों के लिए कानून बनाया गया है, वन अधिकार अधिनियम 2006। उसमें उन लोगों को अधिकार दिए गए हैं। उसके तहत उनको बेदखली से भी रोक है, उसमें उन लोगों को अपनी आजीविका चलाने का भी वहाँ पे राइट है। तो उस सब में सरकार की नाकामी ये रही है पिछले 20-25 सालों में कि यहाँ पर फॉरेस्ट राइट के दावे तय नहीं किए गए, लोगों को पट्टे नहीं दिए गए। तो जो नए अधिकारी आते हैं उनको अतिक्रमणकारी के तौर पर देखते हैं। तो यहाँ खत्तों में इविक्शन हो रहा है, यहाँ बेदखली हो रही है, वन ग्रामों में कई जगह बेदखली हो रही है और फॉरेस्ट की कई और लैंड है जहाँ लोग पीढ़ियों से रह रहे हैं, वहाँ पे बेदखली हो रही है। तो ये सब कानून का सीधा सीधा उल्लंघन अतिक्रमणकारी बताकर हटाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको लेकर आज यहाँ पर मालिकाना हक संघर्ष समिति के द्वारा एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें माननीय हाईकोर्ट के अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली जी यहाँ पाए थे और उन्होंने वनाधिकार के बारे में पूरी जानकारी लोगों को दी। और बहुत सारी बातें ऐसी थी जो हम लोगों को पता भी नहीं थी, जो जंगल में निवास करते, वन क्षेत्रों में निवास करते, उन लोगों को पता भी नहीं थी। तो इस बात से निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इन लोगों की जो लड़ाई है वो अब मजबूती की ओर जाएगी। और सरकार तो अंधी बहरी गूंगी हो चुकी है, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लोगों की पीड़ा नहीं दिखाई दे रही है। तो निश्चित रूप से अब हमें हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे ही विश्वास है। और जिस तरीके से दुष्यंत मैनाली जी ने इसमें एक पहल की है और वो यहाँ आकर उन्होंने सभी लोगों को सारी जानकारी दी और उन्होंने भरपूर सहयोग देने का वादा उन्होंने हम लोगों से किया है, वन क्षेत्र के लोगों से किया है। तो निश्चित रूप से लड़ाई हमारी मुकाम पर पहुंचे। अब इस अंधेरे में उम्मीद की एक मशाल जली है। अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने जब इन बेजुबानों की लड़ाई को उत्तराखंड हाई कोर्ट के पटल पर रखा तो अधिकारियों की नाकामियों की कलई खुल गई। खुद हाई कोर्ट ने माना कि वन विभाग और राज्य सरकार ने जानबूझकर ग्रामीणों को वन अधिकार अधिनियम की जानकारी नहीं दी। उन्हें बताया ही नहीं गया कि जिस जमीन पर वो रह रहे हैं उस पर उनका कानूनी हक है। लेकिन अब रामनगर की फिजा बदल रही है। 25,000 वोटों की ये ताकत अब चुप बैठने वाली नहीं है। वन ग्रामों और खत्तों की ये जनता अब सड़कों से लेकर अदालत तक अपना हक मांग रही है। यह सीधा संदेश है सत्ता के गलियारों में बैठे हुक्मरानों के लिए कि अगर इस बार मालिकाना हक नहीं मिला तो यही जनता अपने मत की चोट से सरकार को आईना दिखाने का मादा भी रखती है। मुख्य उद्देश्य ये था कि जो वन अधिकार कानून 2006 का एक्ट पास हुआ है पार्लियामेंट से, तो उसके तहत हमको वो जो राइट्स हमारे अधिकार हैं वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों को उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। तो इस जानकारी के लिए आज ये कार्यक्रम रखा गया, जिसमें हमारे उच्च न्यायालय के अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली जी के द्वारा निश्चित रूप से प्रकाश डाला गया कि हमारे क्या राइट्स है, हमारे क्या अधिकार है वन क्षेत्र में जो हम रह रहे हैं। तो हमारी दावे जो बैठक रखी गई है ये कानूनी जानकारी इनको दी गई है। हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ा मुद्दा है। और देखिए, हम नियम के जो नियम एक पारित हुआ उसके नियम के उसमें समकक्ष में चलेंगे, नियम के विरुद्ध भी नहीं जा सकते हैं। और जो हमारा जो वनाधिकार नियम जो हमें सरकार के द्वारा मिले हैं उसी नियम के अधिकार के लिए आज हम लोग यहाँ पर सब आए हुए हैं और उसी अधिकारी की लड़ाई के लिए आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं।
हाईकोर्ट की तर्क टिप्पणी ने साफ कर दिया है कि सरकार और वन विभाग ने इन ग्रामीणों को उनके अधिकारों से मरहूम रखा, लेकिन अब लड़ाई सड़कों से अदालत तक पहुंच चुकी है। अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली की पैरवी ने इन मुरझाए चेहरों पर उम्मीद की एक किरण तो जगाई है, पर सवाल अभी भी वही है, क्या सत्ता की दहलीज तक पहुंचने वाले नेता इन 25,000 लोगों का दर्द समझेंगे? ग्रामीणों ने साफ कर दिया है कि अगर उन्हें हक नहीं मिला तो इस बार उनका वोट सरकार को आईना दिखाने का काम करेगा। रामनगर की इस जंग में जीत इंसाफ की होगी या सियासत की, ये आने वाला वक्त बताएगा। रामनगर से सलीम अहमद साहिल की रिपोर्ट। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार के हरिपुर कला की जिला पंचायत सदस्य दिव्या बेलवाल ने जिलाधिकारी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की जमीनी समस्याओं को मजबूती से उठाया। मुलाकात का मुख्य मुद्दा सप्तऋषि चुंगी से आगे हरिद्वार सीमा क्षेत्र में फुट ओवर ब्रिज निर्माण को लेकर रहा। आज विशेष तौर पे हम जो हमारा हरिपुर कला के क्षेत्र की जो कनेक्टिविटी का मामला था, इस संदर्भ में आज हम जिलाधिकारी हरिद्वार जी से मुलाकात हमने की है। और जो हमारा आज का मेन मुद्दा है वो है सप्तऋषि जो चुंगी है उससे थोड़ा सा आगे वो हरिद्वार सीमा में पड़ता है। वहाँ पर हम लोगों की बहुत पहले से सप्तऋषि जो चुंगी है उससे थोड़ा सा आगे हमारी एक मांग है कि वहाँ पर फुट ओवर ब्रिज बनाया जाए। आपने देखा होगा हाल ही में एक एक्सीडेंट हुआ है और उसमें जो पुलिस बूथ है वो पूरा डैमेज हो चुका है। तो हमारी मांग सरकार से, शासन प्रशासन से यही है कि वहाँ पर जल्द से जल्द फुट ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाए। औली बचाओ अभियान के बाद अब विंटर डेस्टिनेशन औली में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है, जहां जीएमवीएन की निर्माण शाखा के विशेष कार्य अधिकारी अजय चौहान ने बदहाल हो चुकी आइस स्केटिंग रिंग समेत जंग लग चुकी कृत्रिम बर्फ बनाने वाली मशीनों का जायजा लिया है। मैं आज यहाँ जीएमवीएन से अजय चौहान विशेष कार्य अधिकारी ये सब काम देखने के लिए यहाँ आया हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ स्केटिंग रिंग का काम देखा अपना, वहाँ पर लेबर, मिस्त्री और ठेकेदार सब लगे हुए हैं। उसको हम जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करेंगे। जब तक ये हमारा फेस्टिवल हो उससे पहले हम इस कार्य को पूरा करेंगे। और उसके बाद ये जो सब हमारी मशीनें हैं बर्फ़ बनाने की और जनरेटर वगैरह, इसका भी निरीक्षण किया और इस सब की रिपोर्ट में अपने उच्चाधिकारियों को प्रेषित करूँगा। नैनीताल के धारी इलाके में 3 महिलाओं के गुलदार के हमले में जान गंवाने के बाद ग्रामीणों में भारी रोष देखने को मिला। हालांकि वन विभाग ने गुलदार को पकड़ने में सफलता हासिल की है, लेकिन इसके बावजूद भी धारी इलाके में गुलदार की दहशत कम होने का नाम नहीं ले रही है, जिसके चलते ग्रामीणों ने वन विभाग के साथ धारी तहसील का घेराव किया है और गुलदार से निजात दिलाने की मांग की है। ग्रामीणों ने मांग की है कि जिस प्रकार दंगों में पैरा मिलिट्री फोर्स लगाई जाती है, उसी तरह इस इलाके में भी वन विभाग के कर्मियों की तैनाती की जाए। प्रशासन का इतनी दहशत होगी, बाकी की स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं। आपदा मद में जिलाधिकारी पैसा दें और पैरा मिलिट्री फोर्सेस जिस तरह से तैनात की जाती उस तरह से वन विभाग के एक्सपर्टों को लाकर बच्चों को पायलट करके उनको लाने और ले जाने की जिम्मेदारी वन विभाग की। मैंने जिलाधिकारी से स्पष्ट रूप से कहा उसको वो करेंगे। और जानवरों का जो चारा है वो पक्षपात करके दिया जा रहा है, यानी जो विधायक के लोग हैं उनके घरों में चारे के बंडल भरे हुए और जिनके जानवर भूखे मर रहे हैं उनको चारा नहीं मिल रहा। तो हमने इस बात का ऐतराज दिया, चारा समान रूप से बटेगा, लाइटें समान रूप से लगेंगी और नहीं होगा तो बहुत जल्दी इसमें हम कुमाऊं कंजर्वेटर, कुमाऊं वन विभाग के चीफ का और जिलाधिकारी के कार्यालय पर ताला लगाएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।